तो भाइयों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यार बहुत टफ लगता है चैप्टर तुमको, पर इसको आसान करना काम है मेरा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी डेरा। देखो भाई, नेल्सन मंडेला एक तरीके से साउथ अफ्रीका के दूसरे बापू थे। बोले तो इनका पूरा नाम था नेल्सन रोली हला हला मंडेला। ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में क्या था, एक अपार्थाइड नाम का पॉलिटिकल सिस्टम था जिसके कारण वाइट और ब्लैक्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब जहाँ पर वाइट को जाना अलाउ होता था वहाँ पर ब्लैक नहीं जा सकते थे, और जहाँ पर ब्लैक्स को जाना अलाउ होता था वो बहुत ही बेकार जगह होती थी, वाइट अपने आप भी नहीं जाते थे। ठीक है। अब इसलिए वहाँ पर कंट्री के बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। तो फिर ये जो हम एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, ये अपना जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरी नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी का, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। तो ये बात है दिन 10 मई 1994 की। आओ जानते हैं। तो भाई नेल्सन मंडेला ने कुछ अपनी ज़िंदगी के 30 साल तो जेल में ही काटते हुए निकाल दिए थे, वो क्योंकि लड़ रहे थे इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद जाकर बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई पिछले 300 सालों में साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था, हमेशा वाइट्स ही बनते थे, ब्लैक्स को अलाउड ही नहीं होता था। नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने बेटा टोटल 252 सीट्स जीती थी 400 में से। ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे उसमें। अब ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, इनॉग्रेशन किसकी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी उसकी इनॉग्रेशन की जो सेरेमनी हो रही थी, वो हो रही थी कहाँ, सैंडस्टोन के एम्फी थिएटर में, जो कि बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। बोले तो जैसे अपने यहाँ कुछ गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हुआ, पार्लियामेंट है, ये सब ऐसी जगहों पर ये क्या ऐसे ही वहाँ पर था साउथ अफ्रीका में सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। तो वहाँ पर हो रही थी, 140 देशों से ज़्यादा के वहाँ पर लोग आए थे। और फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नेवर नेवर अगेन, के कभी नहीं इसके बाद, कभी नहीं इस ब्यूटीफुल ज़मीन पर, इस प्यारी सी ज़मीन पर किसी और का हम कब्जा सहेंगे। ठीक है। कई सारे प्यारे प्यारे सीन्स वहाँ पर हो रहे थे। 1 लाख आदमी, औरत और बच्चे आए हुए थे वहाँ पर, जुड़े हुए थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। तो चलो आज चैप्टर को शुरू करते हैं पहले पैरा से। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि 10 मई की सुबह काफ़ी चमकदार थी और एकदम साफ थी। पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था बड़े ही सम्मानित लोगों से, जो कि दूसरे देशों से आए थे हमें रेस्पेक्ट देने इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन किसका हो रहा था, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर बन के आई थी। और ये अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, मतलब सबसे बड़ा फंक्शन हो रहा था जो उसमें और देशों के लोगों को बुलाया गया था। ठीक है। ये सारी जो फंक्शंस हो रहे थे वो सैंडस्टोन के एम्फी थिएटर में हो रहे थे, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनवाए गए। ठीक है। ये जो जगह है ना एम्फी थिएटर वाली, ये पहले सिर्फ वाइट लोगों का ही यहाँ पर आना जाना परमिट था, अलाउ था। यहाँ पर ब्लैक्स नहीं आ सकते थे। और देखो आज यहाँ पर क्या हो रही है, रेनबो गैदरिंग हो रही है। बोले तो सब रंग के लोग आपस में आकर बैठे हुए हैं, काले गोरे सांवले सब रंग के। ठीक है। किस लिए बैठे हैं, साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके इंस्टॉलेशन के लिए, या नॉन रेशियल गवर्नमेंट के। तो आज का जो 10 मई का दिन है, इसको हमारे मंडेला जी ने ऑटमन डे कहा है। वैसे तो ऑटम का सीज़न लगता है सितंबर अक्टूबर नवंबर में, पर यार इसको कंपेयर किया गया ऑटम से। क्यों, क्योंकि आज के दिन जो सारी पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो सारी शेड हो गई हैं, पत्तियों की तरह झड़ गई हैं। ठीक है। और अब वो कहते हैं कि मेरे साथ दे रही है मेरी बेटी जनानी, और पोडियम यहाँ पर माइक लगा होता है, वहाँ पर है मिस्टर डी क्लर्क, जो अभी शपथ ले रहे हैं किसकी, वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने, तो वहाँ पर वो शपथ ले रहे हैं। देन उनके बाद हमारे देखो ये है फोटो में नेल्सन मंडेला जी। उसके बाद हमारे आए हैं थाबो एम्बेकी जी, जिन्होंने शपथ ली है। वो कौन है, वो है भैया फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी बारी है, अब मैं शपथ लूँगा किसकी, कि भाई मैं हमेशा अपने देश का वफादार रहूँगा, अपने लोगों की सम्मान करूँगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करूँगा, और अपने आप को समर्पित करूँगा इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए। ठीक है। तो फिर वो जो अब सामने बैठे हुए गेस्ट हैं उन सबसे कहते हैं कि आज हम यहाँ पर आए हैं जिस अपनी जो नई जो लिबर्टी, नई नई जो आज़ादी बनी है उस पर रोशनी डालने के लिए, कि भाई बहुत ही बुरे टाइम से हम निकल कर बाहर आए हैं, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। मतलब अमानवीय व्यवहार जो हमारे संग इतने सालों से हो रहा था, अपार्थाइड सिस्टम था, उसको आज हमने ख़त्म करा है और एक नई सोसाइटी यहाँ पर बनाई है। फिर वो कहते हैं अगले पैरा में कि जो हमको आउटलॉस समझा जाता था, आउटलॉस मतलब कि हमारी साउथ अफ्रीका पर पता है कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोगों में मतलब सब में बुराई फैली हुई थी कि यहाँ पर तो अपार्थाइड है, तो इसलिए जो हमको बाहर वाला समझा जाता था, आज उनको ऐसा कीमती मौका मिला है या रेयर प्रिविलेज मिला है कि हमने कई सारे दुनिया के देशों के लोग अपनी मिट्टी पर बुलाए हैं और आज हम फंक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो उन सभी जो इंटरनेशनल गेस्ट आए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई वो लोग भी यहाँ पर आए हैं अपना
वो यहाँ पे हक अदा करने, क्योंकि भाई एक तरीके से सभी के लिए जीत हुई है, क्योंकि ये जस्टिस की जीत हुई है, सभी लोगों को अच्छा लगा है, तो वो यहाँ पर शांति और इंसानों की इज्जत की जीत के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो फिर वो कहते हैं कि भाई हमने एट लास्ट कम से कम पॉलिटिकल फ्रीडम तो अचीव कर ही लिया ना, कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अब आ गई, हम किसी के कब्जे में नहीं है। अब हमको ये कसम खानी है कि भाई हम अपने देश के लोगों को गरीबी से, भुखमरी से और अदर टाइप की सफरिंग से फ्री कराएंगे और डिस्क्रिमिनेशन से फ्री कराएंगे, और फिर कभी नहीं इस दुनिया पर किसी और का कब्जा होने देंगे। और आज का सूरज जितना चमकदार है उतना कभी किसी और दिन का नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि ये आज़ादी बनी रहे और भगवान आशीर्वाद दें अफ्रीका को। देन इसके बाद वो कहते हैं कि भाई फिर हमने कुछ देर बाद अपनी आंखें उठाई और हवा में देखा, जैसे अपने रिपब्लिक डे पे नहीं होता है कि भाई वो जेट्स की, एरोप्लेन की जाती है हवा में प्रदर्शनी, ऐसे यहाँ पर वो साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे वो भी अपनी हवा में निकलते हैं एकदम बढ़िया तरीके से बिल्डिंग के ऊपर से। तो वो जो डिस्प्ले था ना, वो एकदम कहते हैं बारीकी सा, कोई भी गलती ना होना, एकदम पिन पॉइंट प्रिसीशन का डिस्प्ले था कि हल्की सी भी गलती नहीं थी। इसी के साथ साथ वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, शो कर रहा था मिलिट्री की वफादारी को जो नई नई गवर्नमेंट बनी थी उसके प्रति। ठीक है, अब इससे अच्छा फिर ये सब होने से कुछ देर पहले ही हमने जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो बड़े बड़े जनरल्स थे उनको हमने छाती पर रिबन लगाए थे, बैचेस लगाए थे, और उन लोगों ने मुझे सल्यूट करा था और शपथ भी ली थी कि हम हमेशा आपके प्रति लॉयल रहेंगे या देश के प्रति। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने आज मुझे सैल्यूट करा, शपथ ली, उन्होंने मुझे कुछ साल पहले अरेस्ट भी करा था। ठीक है, पर कोई बात नहीं भाई, समय के साथ सब कुछ बदलता है। फिर वो कहते हैं कि फाइनली अब एक शेवरॉन ऑफ इम्पाला, शेवरॉन इम्पाला का मतलब है कि भाई शेवरॉन मतलब एक वी शेप में, इम्पाला जेट्स मतलब कि हमारे यहाँ जैसे सुखोई विमान है ऐसे ही वहाँ पर इम्पाला जेट्स हैं, तो वी शेप में वो इम्पाला जेट सारे एक संग जाते हैं और पीछे से उनके ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर निकल रहे होते हैं। ये कलर के होते हैं क्योंकि यही सारे कलर थे अफ्रीकन फ्लैग में, तो मतलब हवा में देखने में अपने देश के झंडे के सारे रंग बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, उस दिन को भाई सिम्बलाइज़ किया जाता है, मतलब याद रखा जाता है कि उस दिन दोनों ही तरफ के नेशनल एंथम बजे थे, कालों का भी और गोरों का भी। ठीक है भाई, गोरों का बजा एनकोसी सिकिलेल और ब्लैक का बजा था डी स्टैम्प, जो कि पुराना एंथम माना जाता है। फिर उस दिन किसी भी ग्रुप को लिरिक्स तो नहीं आते थे, पर भाई उन्होंने गाया जो दिल से गाया, मज़े से गाया। फिर इनाग्रेशन वाले दिन पहले तो मुझे ओवरवेलम्ड हुआ मैं विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब मुझे खुशी हुई अगर मैंने जब अपने इतिहास में जाकर, क्योंकि भाई ये बात चल रही है 1900 से 2000 के बीच में। तो क्या हुआ था, 1900 से 1910 के बीच में ही अपना यहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम आ गया था। ठीक है, जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने इतना एक बुरा सिस्टम हमारे डार्क स्किन पीपल के लिए लगा दिया था, जिसके कारण मतलब जिस सिस्टम ने नींव रखी थी एक ऐसी देश की जहाँ पर लोग आने से डरते थे। ठीक है, मतलब वो एक इतना इनह्यूमन सिस्टम था कि वो भाई कोई ऐसा तो बर्ताव जानवरों के संग भी नहीं करता जैसा इन्होंने हम काले लोगों के संग करा था। ठीक है, तो मतलब इस सिस्टम ने ही नींव रखी थी सबसे ख़राब देश की सोसाइटी बनाने के लिए। अगर अपार्थाइड नहीं होता तो साउथ अफ्रीका को हम सबसे ख़राब सोसाइटी कभी नहीं मानते। ठीक है, और नाउ अब हम जो 19वीं सदी का आखिरी दशक आ चुका है, यानी जो 1990 से 2000 का टाइम है, क्योंकि 1994 चल रहा है ना, और मैं खुद जब 80 साल से ऊपर का हो चुका हूँ, नेल्सन मंडेला कहते हैं, तो आज हमने इस सिस्टम को हटा दिया है और रिप्लेस कर दिया एक ऐसे सिस्टम से जहाँ पर हम सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स की इज्जत करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब उनके कलर से कोई फ़र्क नहीं, हम सभी की इज्जत करेंगे इक्वल। ठीक है, अब जो ये आज का दिन है ये आया है कई सारे अनगिनत सेक्रीफाइसेस के थ्रू, जो कि हज़ारों लोगों ने दिए हैं। उन्होंने इतना सहा है, इतनी हिम्मत है जिसको हम कभी भी चुका नहीं सकते या गिन नहीं सकते। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई मुझे तो ये दिन और कुछ नहीं सभी दिन की तरह ही लगता है कि मैं तो सिर्फ उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो मेरे से पहले आदमी स्वतंत्रता की लड़ाई में आए और शहीद हो गए, चले गए, मैं उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो जो एक लंबी नोबल लाइन थी लोगों की, वो ख़त्म हो गई और अब दोबारा से नई जर्नी शुरू होगी मुझसे। मतलब अब पहले वो लड़ रहे थे जब तक अपार्थाइड सिस्टम था, अब अपार्थाइड ख़त्म हो गया, अब नेल्सन मंडेला से आगे की कहानी शुरू होगी। मुझे आज भी दुख होता है भाई कि मैं उन लोगों का थैंक यू नहीं कर सकता कि क्योंकि वो अब लोग इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं, कि उनसे ये नहीं कह सकता कि देखो तुम्हारे सेक्रीफाइसेस ने क्या किया है। पॉलिसी जो थी अपार्थाइड की, उन्होंने हम पर बहुत ही गहरे जख्म छोड़े हैं जो कि हम लोगों में जनरेशन तक रहेंगे, काफ़ी सालों तक रहेंगे, पर धीरे धीरे हम उनसे उभरेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इतना ख़राब समय था ऑपरेशन और ब्रूचुअलिटी थी, मतलब इतनी खूंखारता का और इतने दबाव का, उसने एक अनइंटेंडेड इफेक्ट प्रोड्यूस करा है। मतलब जो सोचा नहीं था ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस किया है कि उन्होंने ओलिवर तंबोस, वॉल्टर सिसोलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ ददूस, ब्राम फिस्कर्स जैसे लोगों को बनाया है, हमारे बीच में लाया है। ये आदमी कौन थे भाई? मतलब वहाँ के बेस्ट फ्रीडम फाइटर जिनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज थी, विजडम था, जेनरोसिटी थी।
भाई उनके जैसे लोग बनाने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा ही क्या चाहिए होता है, स्ट्रगल चाहिए होता है। उतनी हाइट्स तक का ऑपरेशन, मतलब कि अगर आप किसी को कितना ज़्यादा टॉर्चर करोगे उतना ही ज़्यादा वो झेल सकता है, तो उतना ऑपरेशन चाहिए होता है ऐसे लोग बनाने के लिए। दूसरे लोग कहते हैं कि मेरी कंट्री में सोना चांदी बहुत है, पर भाई मैं कहता हूँ कि मेरी कंट्री की जो असली दौलत है वो है ऐसे लोग जो कि प्योर डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं। ठीक है, ऐसा वो लोग नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने इन्हीं साथियों से स्ट्रगल में सीखा है करेज का मतलब हिम्मत क्या होती है। ठीक है, जब मैं देखता था कि आम आदमी और औरतें अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते थे सिर्फ एक आइडिया के लिए कि हम आज़ाद होंगे, मैं जब देखता था कि जो लोग हैं वो बिना अपने आप को मतलब बिना टूटे टॉर्चर को सहे जा रहे हैं, जो मुझे उनके उसमें आइडिया में स्ट्रेंथ दिखती थी, जो रेजिलेंस दिखती थी, मतलब कुछ भी हो जाए हम डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, उससे भाई मेरी इमेजिनेशन को और मजबूती मिली और ज़्यादा मुझे ताकत मिली। मैंने उससे सीखा कि करेज का मतलब डर की एब्सेंस नहीं होता है बल्कि डर के ऊपर जीत होता है। जैसे कुछ कहते हैं कि हमें नहीं डर लगता, डर हमें है ही पता ही नहीं क्या, तो वो चीज़ गलत है। भाई डर तो सबको लगता है पर जो डर के ऊपर जीत ले वो होता है असली हिम्मत वाला। ठीक है, तो भाई कोई भी आदमी जन्म से ही किसी को नफ़रत करना नहीं जानता है कि उसका कलर काला है तो मैं उसे नफ़रत करूँगा। बच्चे बच्चे होते हैं वो, चाहे अब एक मज़दूर का बच्चा एक राजा का, दोनों आपस में खेलते रहेंगे, पर एक भी हम थोड़े बड़े हो जाएं तो हम फिर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए भाई अगर हम किसी बच्चे को नफ़रत करना सिखा सकते हैं तो प्यार करना तो और आसानी से सिखा सकते हैं। जब हमारा बहुत बुरा टाइम चल रहा था जेल में, जब हम लोग बहुत ही पीड़ा सहते थे, टॉर्चर किया जाता था मेरे और मेरे साथियों को, और फिर हम लोग बस अपने राज बताने वाले होते थे, तब भी हमें एक ऐसी ग्लिमर दिख जाती थी ह्यूमैनिटी का, या कोई ऐसा एक्शन कर देता था वहाँ पे जेल का ही कोई हमारा आदमी, कि जिससे हमें लगता था नहीं अभी तो और सह सकते हैं, अभी तो बहुत हिम्मत है, अभी तो हम गुजर जाएंगे आगे। तो यही वो कहते हैं कि जो मैन की गुडनेस है ना वो एक फ्लेम की तरह है, वो एक आग की तरह है, जिसे छुपाया तो जा सकता है पर बुझाया कभी नहीं जा सकता। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ज़िंदगी में हर आदमी के दो कर्तव्य होते हैं, एक तो अपने परिवार, पति, बीवी, बच्चे और फ्रेंड्स के प्रति, और दूसरा होता है अपनी कम्युनिटी, कंट्री के प्रति। अगर आप भाई एक अच्छी कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ पे तो आप ये दोनों कर सकते हो, दोनों का पालन कर सकते हो, निभा सकते हो अपनी अपनी टेंडेंसीज, बिहेवियर के हिसाब से, एबिलिटीज़ के हिसाब से। पर अगर आप एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में रह रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है ऐसा करना। अगर आप काले और हो साउथ अफ्रीका में, मतलब ब्लैक्स की कैटेगरी में आते हो, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ आप ऐसा करने की सोचोगे तो वहीं पर आपको पनिश किया जाएगा और आपको अलग कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, क्वारंटीन कर दिया जाएगा, समझे। तो साउथ अफ्रीका में भाई जिस भी आदमी ने फुलफ़िल करी है अपनी ड्यूटी किसके प्रति, अपने फैमिली और देश दोनों के प्रति, तो उसको ज़बरदस्ती भाई उसकी फैमिली से अलग किया गया, उसके घर से निकाला गया और उसको एक ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ा, ऐसे ट्विलाइट बोले तो ख़राब समय जीना पड़ा है जिसमें सिर्फ डर और विद्रोह थे, कि वो डर डर के विद्रोह करते थे, कब कोई कहाँ से कैसे भी मार दे कुछ पता नहीं था। ठीक है, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई मैंने शुरुआत में अपने देश के लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर रखना नहीं शुरू करा था, पर जब मैंने अपने देश के लोगों के लिए काम करना शुरू करा तो मुझे लगा कि भाई मैं बेटे होने का, पति होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहा हूँ। तो फिर मैंने उस चीज़ को वहाँ पर ध्यान दिया। मैं कोई आज़ादी की भूख के संग पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो हर तरीके से फ्री था भाई। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ के खेतों में दौड़ सकता था, रात में भुट्टे भून के खाता था, सितारों के नीचे लेटा रहता था और बुल्स की पीठ पर बैठ के दौड़ता था खूब। जब तक मैंने अपने पिता की बातों को माना, उन्हीं को अपना रूल समझा, अपने जो कबीला था उसी के रूल्स को फॉलो किया, तो तब तक तो मैं हर चीज़ में फ्री था। ठीक है, ना तो मुझे कोई आदमी के लॉस से दिक्कत थी, ना ही कोई गॉड की, मैं तो बस अपने पिताजी की बात मानता था या अपने ट्राइब की। ठीक है, पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने समझा कि भाई जो मेरी बॉयहुड फ्रीडम है वो तो सिर्फ एक धोखा है, इल्यूजन है, भ्रम है। फिर मैंने देखा कि भाई जो यंग मैन को फ्रीडम चाहिए होती है वो तो मेरे से पहले ही छीन ली गई है। जब मैं स्टूडेंट बना तो मुझे लगा कि भाई मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं देर रात तक बाहर रुक सकूं, जो चाहूँ वो पढ़ सकूं, इस सब चीज़ की। लेकिन जब मैं और बड़ा हुआ, एक जवान आदमी बना, जोहानिसबर्ग में रहने लगा, तो फिर मुझे उस फ्रीडम के लिए भीख मांगनी पड़ी, जो कि तो बेसिक सी फ्रीडम है जो इज़्ज़तदार लोगों के पास होनी चाहिए, कि जो वो कमाएं उसको अपने पास रख सकें, शादी कर सकें, अच्छी जीवन जी सकें। वो फ्रीडम जिसका कोई लाइफ में बोले तो रेस्ट्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर मैंने स्लोली ये समझना शुरू करा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं छीनी, मेरे सारे भाई बहन भी कैद ही हैं। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि भाई इसलिए जब ये सब को कैद देखा तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और फिर जो मेरी भूख थी सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए वो बड़ी बन गई। ठीक है, और फिर उसी जो इच्छा थी कि मुझे सब लोगों को फ्री करना है, उन सभी के लोगों के जीवन में इज्जत लानी है। ठीक है,
उसी ने मेरी लाइफ को मोटिव दिया जीने का, वरना मैं मोटिवलेस सा था। ठीक है, फिर उसी इच्छा ने एक डरे हुए यंग मैन, मतलब मैं पहले डरा हुआ आदमी था तो मुझे एकदम ब्रेव बना दिया। मैं पहले एक लॉयर था, मुझे अब क्रिमिनल बना दिया। मैं पहले फैमिली लविंग हस्बैंड था तो अब मुझे ऐसा आदमी बना दिया जिसके पास घर ही नहीं है, खुद का परिवार ही नहीं है। और पहले जो लाइफ लिविंग मैन था मैं, मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार था, तो उसे अब एकदम साधु बना दिया कि कब कोई मार जाए कोई मतलब ही नहीं है। मैं हमेशा से सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, कि मैं उतना दानवीर नहीं था या सेक्रीफाइस नहीं कर सकता था किसी दूसरे से। पर जब भी मैंने सोचा कि जो मेरे पास फ्रीडम है, मैं थोड़ी बहुत जो मुझे मिल रही है ब्लैक होने पर उसे एंजॉय कर लूँ, तो मैं वो भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं जानता था मेरे और लोग फ्री नहीं हैं। तो इसलिए फ्रीडम इंडिविजिबल होती है, ऐसा नहीं कि तुम फ्री हो दूसरा फ्री नहीं है तो क्या हुआ भाई। फ्रीडम अगर किसी एक के भी पास नहीं है तो तुम सभी के पास नहीं है, क्योंकि फ्रीडम की चेंज इनविजिबल होती है पर होती सब पर है। ठीक है, मैं जानता था देखो। और मैं ये कहता हूँ कि ऑपरेसर जो किसी को दबाता है, जो किसी को कैदी बनाता है, उसको भी रिहा होना चाहिए। मतलब मैं तो कैदी बन गया, मेरी तो फ्रीडम छीनी गई, लेकिन जिसने मेरी फ्रीडम छीनी है उसकी भी फ्रीडम छीन गई है, क्योंकि वो किसके जेल सलाखों के पीछे है, वो मेरी नफ़रत और नैरो माइंडेडनेस, जो उसकी छोटी सोच है उसकी सलाख के पीछे है, सलाखों के पीछे है वो। ठीक है, इसलिए अगर मैं किसी की आज़ादी छीनूंगा तो मैं भी उतना ही घिरा हुआ हूँगा जितने मैंने जिसकी आज़ादी छीनी है। ठीक है, तो जो दबाता है और जो दबता है वो दोनों की ही इंसानियत चली जाती है, या दोनों की फ्रीडम चली जाती है। तो ये पूरा नेल्सन मंडेला के चैप्टर से अपने को वो मिलता है। सारी आपको लाइन बाय लाइन मैंने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कर दिया है। जो भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आपको चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ। ओके, अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से डेली लाइव लगते हैं, आओ उन्हें ज्वाइन करो। जय बोले की।